जय हिंद। मैं कार्तिक, सरस्वती ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, डीएसएसबी प्रीवियस ईयर की एक मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें पीआरटी के मैंने 2 शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवाए आपको। 20-20 क्वेश्चन के जो 2 सेट बने थे 2 शिफ्ट के, वो मैंने आपको सॉल्व कराए। आज मैं आपको पीजीटी का प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैथ का। उसका रीज़न ये है कि पीजीटी का पेपर जब मैंने देखा मैथ का, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएसएसबी ने। और अब जो है धीरे धीरे अपना जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो बढ़ते कंपटीशन में हमें अच्छे सवाल ही करने पड़ेंगे। पीजीटी लेवल का अगर आप मैथ करेंगे तो पीआरटी टीजीटी बड़े इजीली क्लियर हो जाएगा। तो इसी सीरीज में मैं आज पीजीटी प्रीवियस ईयर का मैथ का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ 2018 का। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा है। इसकी वैल्यू पूछिए क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपको ABCD। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं पावर्स में, मैंने आपको जो पिछले 2 शिफ्ट कराई हैं उनमें मैंने आपको पावर्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि पावर्स को हम कैसे डील करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर पावर्स मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो ऐड हो जाती हैं, डिवाइड में है तो माइनस हो जाती हैं। ये सब मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। अगर पावर्स माइनस में है तो उसका मतलब क्या होता है, 1/समथिंग, ठीक है। और अगर 1/समथिंग की पावर लिखा है उसको हमें चेंज करना है तो हम पावर को माइनस कर देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ। अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n+1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n, 4 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर n+2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n+2 डिवाइडेड बाय 32 की पावर -3, -3 मतलब 1/32 है ये, ठीक है। और वो अंडर रूट है 5 में। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहली चीज, अगर यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हमें सबको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 में कन्वर्ट करने से क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 16 2 की पावर 4 होती है, मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n+1 माइनस 4 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n डिवाइड 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 का मतलब 16 ही होता है। 16 का मतलब 2 की पावर 4 अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n+2 माइनस 2 की पावर यहाँ 1 है इंटू 2 की पावर n+2 डिवाइड। अब देखिए 32 की पावर -3 यानी 1/32 लिख सकता हूँ मैं उसको, और 32 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 और ये अंडर रूट 5। देखिए 1/2 की पावर 5 की पावर 3 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में है 5 में, ऐसे ही है। अब देखिए, अब ये बेस सेम हो गया, ये बेस सेम हो गए सारे। तो अब इनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। 2 की पावर 4 और 2 की पावर n+1, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर n+5 हो जाएगा। 4 + 1 5 और n का n माइनस 2 की पावर 2 + n हो जाएगा, 2 है प्लस n हो जाएगा डिवाइड 2 की पावर 4 n+2 यानी 2 की पावर n+6 हो जाएगा माइनस 2 की पावर 1 और 2 3 हो जाएगा और n बचेगा, तो ये n+3 हो जाएगा डिवाइड। अब जब ये यहाँ 2 की पावर 15 बन जाएगा, अंडर रूट 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो गया, 5 3 जा 15, और ये अंडर रूट 5 है। अब अगला स्टेप देखेंगे हम कैसे करेंगे। अब ये देखिए यहाँ n+5 आ गया, 2 + n आ गया, यानी n+2 लिख देता हूँ इसको, n+2, ठीक है। सारी n ठीक है। अब देखिए हम करेंगे कैसे, यहां से हम 2 की पावर्स को कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर n+5 है, n+2 है, यहां से मैं 2 की पावर, ये स्टेप्स में लिख देता हूं। अब ये स्टेप ये होगा, 2 की पावर n और 2 की पावर 2 को मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉमन लूंगा। यहां से 2 की पावर n आ गया बाहर, 2 की पावर 2 आ गया बाहर, तो यहां कितना बचा, 2 की पावर 3 बचा, 2 की पावर 3 माइनस, और यहाँ n+2 आ ही चुका है, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 2 की पावर n+3 अगर मैं कॉमन लूंगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से n आ गया, 3 आ गया, तो अंदर कितना बचा 2 की पावर 3 माइनस, यहाँ n+3 पूरा ले लिया मैंने, क्या बचा 1। इससे ये पूरा कट जाएगा, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा। अब यहाँ ये है डिवाइड में,
डिवाइड में है 1/2 की पावर 15 √5। √5 का मतलब क्या होता है, पावर बटे में चली जाएगी, पावर अपॉन में चली जाएगी, यानी 1/2 की पावर जो 15 है बटे में 5 अपॉन में 5 हो जाएगा, यानी ये कितनी बचेगी 5 3 पे जाएगा, यानी 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। यहां बचा हमारा 2 की पावर 2 यानी 4 अपॉन 2 की पावर 3 यानी 8। डिवाइड, जब भी डिवाइड होता है हमारा यहाँ पे, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड है 1/8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 है तो 1/8 हो गया, और ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो हम इसको पलट के लिखेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4/8 मल्टीप्लाई बाई 8 ऐसे कर देंगे, 8 से 8 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 4। यह आ गया हमारा आंसर 4। क्या इसे हम एग्जाम में भी ऐसे ही करते हैं, इतने स्टेप्स करते हैं हम एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। अब मैं ये सब मिटा देता हूं। अब देखिए इसे मैं एग्जाम में कैसे करना था। सबसे पहली बात, यहां मुझे टर्म्स जो दे रखी हैं स्क्वायर्स में दे रखी हैं और एन की फॉर्म में दे रखी है, एन की फॉर्म में। क्या ऑप्शन में कहीं हमें एन की फॉर्म में ऑप्शन दिए हुए हैं? नहीं, यानी ऑप्शन में अगर एन की फॉर्म में कहीं ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो एन से रिलेटेड नहीं है। एन से रिलेटेड नहीं है तो मैं यहाँ एन की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना था और कैसे करेंगे। एन की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो ये 16 एन की पावर 0 यानी 2 की पावर 1 बचा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 32, माइनस 4 इंटू 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होता है 1, यानी किसी की भी पावर 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0, 100 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, यानी पावर कभी भी 0 में हो तो वैल्यू होगी हमारी 1। 4 इंटू 2 की पावर 0 यानी 1, 4 इंटू 1 4, डिवाइड 16, यहाँ 2 की पावर 0 प्लस 2 यानी 2, 2 की पावर 2 4, यानी 16 इंटू 4 64, माइनस 2, 2 की पावर यहाँ 0 है प्लस 2 यानी 2 की पावर टोटल कितना हो गया 3, 3 का मतलब 8, ये आ गया 8, डिवाइड। ये हमें, मैं इसको देखते ही बता सकता हूँ, 32 1/32 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यानी 2 की पावर 3 बचेगा, डिवाइडेड में है इसलिए मैं इसको 1/2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यानी अभी डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/2 की पावर 3 है। अब देखिए 32 में से 4 गए 28, 64 में से 8 गए 56, इंटू 1/2 की पावर 3 था, इंटू करूंगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, 8 से काटूंगा 7, 7 से काटूंगा 4, 4 हमारा आंसर। इसको हम एग्जाम में ऐसे सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। आप n की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, n की कुछ भी वैल्यू पुट करी जा सकती है, आंसर हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि आंसर हमारा n पे डिपेंडेंट नहीं है इसलिए। और इसको एग्जाम में सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, आप n की वैल्यू को अज्यूम करेंगे तब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या है 4 5 6 7 8 और 12 से जब डिवाइड करते हैं छोटी से छोटी संख्या को तो हर केस में आपको 2 रिमाइंडर मिल रहा है, ठीक है। उसी संख्या को अगर 13 से डिवाइड किया जाता है, उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाता है तो 100 प्लेस पे जो डिजिट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। देखिए कैसे करते हैं इसको, 4 5 6 7 8 और 12 इससे डिवाइड करनी है सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी इससे डिवाइड करनी होगी वो कौन सी होगी, जो इनका एलसीएम होगी। इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो आप निकालेंगे क्या आएगा 840, 840 इनका जो होगा एलसीएम। ये छोटी से छोटी संख्या तो इन सब से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन वो कह रहा है हर केस में 2 जो है रिमाइंडर होना चाहिए, यानी अगर ये संख्या को मैं 840 के मान लूं और उसमें प्लस 2 कर दूं तो अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे कि कोई संख्या छोटी से छोटी जो इन सब से डिवाइड करने के बाद हर केस में 2 रिमाइंडर बचाती है, यानी ये संख्या होगी ये। अब कह रहा है इस संख्या को 13 से डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं इस संख्या को 13 से डिवाइड करता हूं तो 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी। अब देखिए कैसे करेंगे इसको।
840 13 से डिवाइड नहीं होता, 2 भी नहीं होता। तो देखिए हमें 840 के सबसे पास वाली वैल्यू लेके आनी है जो 13 से डिवाइड होती हो। अगर मैं इसको काटूंगा 13 6 78, 8 13 चौके 52, 832, यानी 832 जो है वो संख्या है जो 13 से डिवाइड होती है 840 के सबसे पास। तो मैं इस 840 को स्प्लिट करके लिख रहा हूं कैसे, 832 के प्लस 8 के प्लस 2, 832 और 8 840 के प्लस 2, ये इसको डिवाइड करना 13 से डिवाइड करें। अब ये तो 13 से डिवाइड हो गया, हमें पता है क्योंकि हमने इसको डिविजिबल बनाया है। अब हमें इन दो वैल्यूज को और 13 से डिवाइड करना है, तो ये जो हमारी पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। 8 के, अगर मैं k की जगह सबसे पहले वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूं, k की जगह हमें वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। k की जगह अगर मैं पहले 1 पुट करूं तो 8 एकम 8 और 2 10 13 से डिवाइड होता है, नहीं। 2 पुट करूं, 8 दूनी 16 और 2 18 13 से डिवाइड होता है, नहीं। 3 पुट करूं, 8 3 24 और 2 26 13 से डिवाइड होता है, हां। 13 दूनी 26 होता है, यानी k की वैल्यू जो है 3 पे सेटिस्फाई कर गई। अगर 3 पे k की वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो यहां मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 840 को, 840 इंटू 3 प्लस 2, यानी ये वो जो है संख्या बन गई है जो 13 से पूरी डिविजिबल है, सबसे छोटी संख्या जो 13 से पूरी डिविजिबल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 2520 प्लस 2, यानी 2522। ये वो संख्या है छोटी से छोटी जो 13 से डिवाइड हो रही है। कह रहा है हंड्रेड्स प्लेस पे, यानी सैकड़े के स्थान पे कौन सी डिजिट होगी, सैकड़े के स्थान पे कौन सी डिजिट है, 5, यानी 5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 5 आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में हमें करने को मिलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने सिर्फ लैंग्वेज में घुमाया। अगर आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, मैं हिंदी में बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। कह रहा है ए और बी की टुगेदर मंथली सैलरी जो है वो 56,000 है। अगर ए की सैलरी 25% बढ़ जाए और बी की सैलरी 12.5% बढ़ जाए तो बी की जो सैलरी है ए की सैलरी से 20% ज्यादा हो जाती है। तो उसने पूछा ए की इनिशियल सैलरी का 35% क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे। ये मान लिया मैंने ए है, ए की सैलरी 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई, 25% इंक्रीज कर गई, मतलब इसकी फ्रैक्शन 1/4, यानी अगर अभी उसकी सैलरी 4 थी, 1 बढ़ गई, अब कितनी हो गई है 5। ठीक है। बी में कितना हुआ है 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन का मतलब 1/8, यानी अगर बी की सैलरी अभी 8 थी, 1 बढ़ी, कितनी हो गई 9। अब कह रहा है बी की जो सैलरी है ए की सैलरी से, बढ़ी हुई सैलरी जो है उनकी जो बढ़ी है उससे 20% ज्यादा है। अगर ए की सैलरी 5 है तो बी की सैलरी जो 20% ज्यादा है। तो अगर इसकी 5 है तो 5 का 20% कितना होता है 1, यानी उसकी सैलरी कितनी होगी 6। क्वेश्चन में उसने कंडीशन ये दी है, लेकिन हमारी तरफ से उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9, यानी 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है 6। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 6/9, और इनिशियल सैलरी उसकी 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल सैलरी निकालने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 16/3। अब देखिए ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई इनिशियल वैल्यू 16/3, और ए की जो इनिशियल है वो है 4, और कह रहा है इन दोनों की जो इनिशियल सैलरी है मंथली वो 56,000 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो 4 प्लस 16/3 ऐड करता हूं तो कितना आएगा 12 और 16 28/3। ये होगी इनकी इनिशियल वैल्यू यूनिट में, और इस यूनिट की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में कितनी दी है 56,000। ठीक है। 28 से 2 बार जाएगा 2000, 3 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 6000। ये आ गई एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 6000। उसने कहा ए की इनिशियल सैलरी, ए की इनिशियल सैलरी कितनी थी 4, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 24,000। अब कह रहा है इनिशियल सैलरी का 35% क्या होगा। अगर मैं 24,000 का 35% निकालूंगा तो 24,000 का 30% निकालूंगा 7200, और 24,000 का 5% निकालूंगा 1200, तो टोटल आंसर हमारा कितना होगा 8400।
कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको बैठ के 100 करने लगे, काटने लगे और ऐसे सॉल्व करने लगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है हमारा। तो इसलिए 24,000 का 30%, 24 दिया 72 होता है तो 7200, 24 का 5% यानी 24 पंजे 120 होता है यानी 1200, ऐड करा 8400 हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। बस अगर हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाते, ये समझ जाते कि 5-6 वो कह रहे हैं बाद वाली सैलरी 20% ज्यादा है बी की, अगर ये समझ जाते हम कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो सकता था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दी जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी जो है सी से 50% ज्यादा कुशल है, एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है। बी जो है सी से 50% ज्यादा, और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी और सी उस काम को करना स्टार्ट करते हैं और 2 दिन के बाद छोड़ देते हैं। तो जो बचा हुआ काम है वो ए अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा? देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, ए बी सी 3 मेंबर्स हैं जिनको काम करना है। ए कह रहा है 9 दिन में करता है और सी कह रहा है 15 दिन में करता है। अब उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे घुमाई, उसने बी का काम नहीं दिया कि कितने दिन में करता है, लेकिन ये कहा है कि बी जो है सी से 50% मोर। 50% मोर का मतलब क्या हुआ? 150% मोर एफिशिएंट है। अगर यहां से मैं बी बाय सी का रेशियो निकालूंगा तो कितना आएगा? ये 3/2 यानी 3/2, यानी बी अगर 3 एफिशिएंसी से काम करता है तो सी 2 एफिशिएंसी से काम करता है। यानी अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3/2 है, 3:2 है बी और सी का, तो काम करने का जो डेज का रेशियो होगा वो पलट जाता है। वो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब यहां से 3 यानी बी डी जो सी है हमारा, सी जो है वो 3 दिन में कर रहा है कोई काम और क्वेश्चन में वो 15 दिन कह रहा है। तो यानी 3 की वैल्यू अगर 15 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 5, तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी। बस यहां से हमें ये डेज निकालना था कि 2 कितने दिन में करेगा, और ये आप बिल्कुल मौखिक कर सकते हैं, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। तो बी की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 10 दिन। अब इसका लेंगे एलसीएम 90, ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 9 बार, ये जाएगा 6 बार। अब कह रहा है बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं। बी और सी की एफिशिएंसी आ गई 9 और 6 15, 2 दिन तक काम करते हैं यानी 30 काम उन्होंने कर दिया, यानी 90 में से 30 काम उन्होंने कर दिया। अब काम कितना बचा? 7। कह रहा है वो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा? ए की एफिशिएंसी 10 है, बटे 10 करेंगे, कितना आएगा हमारा? 6 आंसर। यानी ए जो बचा हुआ काम है वो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस शिफ्ट का सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है यही होगा। बस इस क्वेश्चन में हमें ये समझना था कि बी अगर सी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है तो 3-2 एफिशिएंसी का रेशियो, तो काम का रेशियो 2-3 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, यानी बी जो काम 10 दिन में करेगा। अगर ये समझ जाते तो क्वेश्चन मौखिक सॉल्व हो सकता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख लें सबसे पहले कि जो टोटल सरफेस एरिया है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है उसी सिलेंडर का जो कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 33 से 1/3% है। ठीक है, तो कह रहा है किसी कोन का कर्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें किसी शंकु का बताना है अगर उसकी हाइट और बेस रेडियस उसी सिलेंडर की हाइट और बेस रेडियस के समान है। देखिए सबसे पहले बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करें एग्जाम में। अगर किसी भी सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है, ना हमें एच दी है ना हमें आर दिया है, क्या है टोटल सरफेस एरिया का कर्ड सरफेस एरिया 33 से 1/3% है। अगर इसकी मैं वैल्यू रेशियो में निकालूंगा तो इसका मतलब ये कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया अगर 3 है तो उसका कर्ड सरफेस एरिया 1 है। यही मतलब होता है 33 से 1/3% का। यहां से अगर मैं h और r का रेशियो निकाल लूं तो मैं सोल्व कर सकता हूं h और r की वैल्यू। 2πr से 2πh कट गया, h प्लस r 3 और h की वैल्यू 1, यानी h की वैल्यू 1 होगी तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 1 2 यूनिट में, यानी h हमारा आ गया 1 यूनिट, r हमारा आ गया 2 यूनिट।
ठीक है, सबसे पहली चीज। अब 2 पाई आर यानी टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का दे रखा है वो हमें दे रखा है 462 और उसका 1/3 यानी 33.1/3% उसका कर्ड सरफेस एरिया है। तो कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 462 का 1/3 काटूंगा कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 यानी 154 उसका कर्ड सरफेस एरिया। यहां से मैं इसको सोल्व करूंगा, आर हमारा 2 यूनिट आया, मैं उसको 2x मान रहा हूं, 2x, और h हमारा कितना है 1 यूनिट यानी उसको मैं 1x मान रहा हूं, और इसकी वैल्यू हमारी 154 दी है। सिंपलीफाई करूंगा, 22 से जाएगा 7 पे, 2 दूनी 4, ये 7 वहां जाके मल्टीप्लाई करनी है, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 7, यहां से 4 बटे में आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 7 इंटू 7/4, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, x की वैल्यू कितनी आएगी 7/2 यानी 1x की वैल्यू 7/2 आ गई। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी चीज हमें समझनी है कि उसने कोन का कर्ड सरफेस एरिया का है। अगर कोन है हमारे पास कोई तो उसका CSA क्या होता है, CSA अगर ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, तो ये इसका L होता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। CSA क्या होता है पाई आर एल। यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे l की वैल्यू भी चाहिएगी, और l कैसे निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से, यानी अगर ये इसकी h है, ये इसकी r है, ये इसकी l है, ये 90 डिग्री पे काटता है। h की वैल्यू अगर 1 है, r की वैल्यू अगर 2 है, तो यहां से पाइथागोरस लगाऊंगा मैं, ट्रिपलेट लगाऊंगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी √5, यूनिट में इसकी वैल्यू कितनी आ गई √5, समझ गए। अब यहां से x की वैल्यू हमारी 7/2 आ गई, तो यानी h मेरा हो गया 7/2, r मेरा हो गया 7/2 इंटू 2 यानी 7, और l जो हो गया मेरा वो कितना हुआ 7/2 √5, ये हो गया मेरा l। यहां से √5 मल्टीप्लाई करूंगा 7/2 से, 7/2 √5। अब उसने हमसे कोन का कर्ड सरफेस एरिया पूछा यानी पाई आर एल यानी 22/7, r की वैल्यू हमारी कितनी है 7, l की वैल्यू हमारी कितनी है 7/2 √5, 7 से 7 गया, ये 2 से 11 बार गया, 11 सत्ते 77 √5 हमारा जो होगा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझने चाहिए थे हमें। टोटल सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्ड सरफेस एरिया शंकु का, इसके हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए थे। हमें ये पता होना चाहिए एच आर दिया है तो एल कैसे निकालेंगे, वो ट्रिपलेट बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। मैंने इसको ये यूनिट में लिया था इसलिए यूनिट में बना लिया, √5 यूनिट हो गया। एक यूनिट की वैल्यू मेरी 7/2 आई है, तो एच मेरा 1 यूनिट था यानी ये 7/2 हो गया। आर जो है मेरा 2 यूनिट था यानी 7/2 इंटू 2 करता, 2 से 2 कट गया यानी आर मेरा 7 बचा। एल मेरा √5 यूनिट था, एक यूनिट की वैल्यू 7/2 है तो √5 यूनिट की 7/2 √5 होगी। उसने मेरे से पाई आर एल यानी कर्ड सरफेस एरिया पूछा शंकु का, पाई आर में वैल्यू पुट करी 22/7, 7 7/2 √5, 7 से 7 गया, 2 से 11 बार गया, 11 7 77 √5 हमारा आंसर निकल के आया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 P&L का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, हिंदी में सुन लीजिए, इंग्लिश में आपको यहाँ दिखी जाएगा स्क्रीन पे। मीतू ने अपना जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा बढ़ा के लिखा, ठीक है। फिर उस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% के और 25% के, ठीक है। फिर उसको जब उसने ये डिस्काउंट देने के बाद बेचा तो उसे 57 रुपए का लॉस हुआ। तो कह रहा है कि अगर वो अपने माल को, अपने गुड्स को मार्क प्राइस पे ही बेचती तो उसे कितने रुपए का डिस्काउंट देना पड़ता, मतलब सॉरी कितने रुपए का प्रॉफिट होता, व्हाट विल बी हर प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट होता अगर वो अपना माल मार्क प्राइस पे ही बेचे। देखिए सबसे पहले 35% अगर बढ़ा के लिख रही है, यानी अगर उसका सीपी 100 है तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा 135, क्योंकि उसने 35% बढ़ा के लिखा है। अब देखिए 135 का, 135 होने के बाद उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 20% का, एक 25% का। या तो आप अलग अलग करके निकाल लीजिए कि 135 का पहले मैं 20% निकालूं, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी पहले 27 रुपए का, फिर 27 रुपए में माइनस करूंगा कितना आएगा 108, फिर 25% का डिस्काउंट यानी 1/4 काटूंगा, 4 दूनी 4 सत्ते 28, फिर 27 का माइनस करूंगा 1,
81, यानी उसने जो माल अपना बेचा इतने डिस्काउंट के बाद 81 में बेचा, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस आ गया वो कितना आ गया 81। वो कह रहा है उसको 2 डिस्काउंट देने के बाद 81 में बेच रहा है, तो उसको जो लॉस हो रहा है वो 57 रुपए का हो रहा है। यहाँ हमारे को यूनिट में 19 रुपए का लॉस हो रहा है, 19 यूनिट का लॉस हो रहा है, और क्वेश्चन में उसकी वैल्यू दे रखी है 57। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 19 3 57 होता है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 आ गई तो सीपी हमने 100 माना है, तो ये 300 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 405 हो जाएगा। कह रहा है अगर वो सीपी को एमपी पे ही बेचे तो कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 105 रुपए का। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसको या तो आप ऐसे कर सकते थे 20% का डिस्काउंट फिर 25% का डिस्काउंट, या सक्सेसिव डिस्काउंट का, सक्सेसिव डिस्काउंट का भी एक फॉर्मूला होता है x इंटू वाई माइनस x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100। तो यहां से अगर मैं x और y की वैल्यू 20 और 25 पुट करूं तो 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 बाई 100, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 5, और ये आएगा आपका 45, 45 में से 5 करेंगे ये आएगा आपका 40। यानी या तो मैं डायरेक्ट सक्सेसिव डिस्काउंट 135 में 40% निकाल लूं, या ऐसे दो अलग अलग करके निकाल लूं, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आया 81 आया। हमारी वैल्यू यूनिट में आई 19, जो लॉस हुआ क्वेश्चन में वो दे रखा है 57। 1 यूनिट की वैल्यू 3, 300, 405, 105 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा P&L का, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि एचसीएफ 2 नंबर का जो है डिवीजन मेथड से निकालना है, जिसका लास्ट डिवीजन जो है वो 49 है, और जो क्वोशंट्स दे रखे हैं वो 17, 3 और 2 दे रखे हैं। तो उसने पूछा जो 2 नंबर्स है हमारे, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमने 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा होगा डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। अब उसको हमें उल्टा सोल्व करना, उल्टा चलना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इसके 2 तरीके करने के, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ जो होता है, फिर करेंगे दूसरा तरीका जो इजी मेथड है। देखिए सबसे पहली चीज कि अगर 49 जो है वो लास्ट डिवीजन है, 49 लास्ट डिवीजन होगा, और कह रहा है 17, 3 और 2 उसके क्वोशंट है, तो यानी जो 2 आखिरी वाला है वो आखिरी क्वोशंट होगा, तो ये यहाँ होगा। और रिमाइंडर जो होता है डिवीजन, जब एचसीएफ निकल गया लास्ट डिवीजन ये है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यानी 0 बचा, तो यानी वो पूरी वैल्यू कट गई। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इन दोनों का तो मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, तो यानी 49 दूनी 98 और 0 98, यानी ये वैल्यू आई 98। जब हम डिवीजन मेथड से करते थे तो ये जो वैल्यू होती थी ये क्या होती थी, हमारा पहले वाला डिवाइजर। ठीक है, अब अगर ये डिवाइजर बना है 98 हमारा डिवाइजर बना है, और जो दूसरा क्वोशंट उसने दे रखा है वो 3 दे रखा है, और अब ये जो 49 था ये हमारा उसका रिमाइंडर बच रहा था जो वो आता था, तो यानी यहाँ 49 बचा होगा। ठीक है, अब 98 तिया प्लस 49 343, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी 343। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमें चलना है, यानी ये जो 343 है अब वो आ जाएगा डिवाइजर के स्थान पे। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 17, और जो अब रिमाइंडर बचा है वो ये रिमाइंडर होगा जो आगे चल के हमारा डिवाइजर बना था, यानी रिमाइंडर जो बचा हमारा 98 करेंगे। 17 तिया 51, 5 17 चौका 68, 5 73, 7 17 तिया 51, 7 58, 58 31 प्लस ये ऐड करेंगे 8 और 1 9 5929, ये वो वैल्यू है पहली, यानी ये तो हमारी पहली संख्या है, और 343 जो है वो हमारी दूसरी संख्या है। इन दोनों का उसने क्या कहा है 1 - 2, यानी डिफरेंस पूछा है, यानी 5929 माइनस 343 पूछा उसने। पचपन 86 जो होगा हमारा आंसर होगा। ये तो था बेसिक सा तरीका, जिसको हम रिवर्स में चलना था, हमें इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर इसी को हमें डायरेक्ट करना हो तो मैं आपको डायरेक्ट भी समझा देता हूं, डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए डायरेक्ट समझिए, बहुत इजी तरीका है, समझिए। अब देखिए लास्ट जो डिवीजर था वो था 49, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था हमारा 2, इससे 2 से मल्टीप्लाई किया
रिमाइंडर हमारा 0 था, तो ये पहली वैल्यू हमारी 98। अब जो 98 है वो हमारा बनेगा क्या, डिवाइजर। क्वोशिएंट हमारा दूसरा दिया हुआ 3, और अब जो रिमाइंडर था, जो पहले वाला डिवाइजर था, वो अब क्या बन जाएगा हमारा रिमाइंडर। ऐड करेंगे, ये आएगा 343। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी बनेगी डिवाइजर। क्वोशिएंट हमें दिया हुआ 17, ऐड करेंगे कितना 98, जो पहले डिवाइजर था वो अब हमारा रिमाइंडर है, कितना आएगा 5929। ठीक है, यानी पहली संख्या तो होगी ये और दूसरी संख्या होगी ये, इन दोनों का जो है उसने डिफरेंस पूछा है, कितना आएगा 5586। 5586 हमारा आंसर। बहुत ही इजी तरीका, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन डिवाइजर मेथड से, डिवीजन मेथड से अगर हम करने चलेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है फॉर क्या, इसको हम सिर्फ कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, ट्रिक नहीं है वैसे, ये कैलकुलेट कर रखा है उसको, जिसको हम डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करेंगे तो उसको सिंपलीफाई करके लिखा हुआ है, बस जो आपको समझना था। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो मेंबर है ए और बी, उनकी इनकम का जो रेशियो है वो 5:4 दे रखा है, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9:7 दे रखा है। कह रहा है ए का जो खर्चा है वो बी के, ए की जो इनकम है वो बी के खर्चे के बराबर के दुगनी है, यानी ए की जो मंथली इनकम है वो दुगनी है बी के खर्चे से। तो कह रहा है उनके अर्निंग का रेशियो क्या होगा ए और बी का। देखिए कैसे करते हैं इसको, ए और बी है, उनका जो इनकम है वो 5.4 है इनकम का रेशियो, और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो कितना है 9.7। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको 5x 4x कह दूं, इनकम को x से डिनोट कर रहा हूं और एक्सपेंडिचर को y से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इफ द मंथली इनकम ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ B, यानी मंथली इनकम ऑफ A यानी 5x की जो वैल्यू है वो B के खर्चे का दुगना है, यानी अगर इसका खर्चा 7y है उसका दुगना है। तो यहां से अगर मैं xy का रेशियो निकालूं वो कितना आएगा हमारा 14/5 ये आएगा। x की वैल्यू यानी 14, y की वैल्यू 5। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 14 से 5 करेंगे, 14 पंजे 70 और 14 चौक 56। ये तो हो गया ए और बी का इनकम, और y की वैल्यू 5 है, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35। देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन उसने दी थी वो सेटिस्फाई होगी। ए का खर्चा, ए का जो इनकम है वो बी के खर्चे से दुगना है, 35 दूनी 70 हो गया। अब उसने इनकी अर्निंग जो है उसका रेशियो पूछा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेविंग या अर्निंग बोल सकते हैं उसको। 70 में से 45 गए, कितना बचा 25, 56 में से 35 गए, कितना बचा 21। यही हमारा आंसर होगा 25:21। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्श्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कोई 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 2 3 4 रेशियो में, उनके क्यूब्स का सम जो है वो 792 792 दे रखा है। बाय व्हाट लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या क्या मल्टीप्लाई करे इन संख्याओं के स्क्वायर के सम में, जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखिए स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, मैं इनको x से डिनोट करता हूं, 2x 3x 4x। इनके क्यूब का सम, यानी अगर मैं इसका क्यूब करूं, इसका क्यूब करूं और इसका क्यूब करूं और इनको ऐड करूं तो उनका सम 792 दे रखा है। 2 का क्यूब 3 कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 792। 64 27 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 99x क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 792। काटेंगे 8 पे जाएगा, 8 9 72 8 9 72 7 79। ठीक है, यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी आई हमारी 8, यानी x की वैल्यू कितनी आई, ये क्यूब है यहां जाके क्यूब रूट होगा और क्यूब रूट 8 किसका होता है 2 का। ठीक है, यानी x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 2। अब हम इसको जो 2 3 4 रेशियो में दिया था उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो क्या होगा हमारा 2 2 4,
एक वैल्यू होगी 4, एक वैल्यू होगी 6, एक वैल्यू होगी हमारी 8। यानी ये हमारी रियल वैल्यूज आगे हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इनके स्क्वायर्स करके उनका सम करें तो सबसे छोटी कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले हम इनका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 64 100 और 16 116। ये तो हो गया इनके स्क्वायर्स का सम। अब कह रहा है इस संख्या में क्या मल्टीप्लाई करें, कोई संख्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये एक पूरी संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर मैं 116 के फैक्टर्स देखूं, 116 के अगर मैं फैक्टर देखूं, यानी 2 के अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो सारी जितनी भी वैल्यूज आती उनके पेयर बनते 2 के। यहाँ 2 से 2 का 2 पेयर बन रहा है लेकिन 29 का पेयर नहीं बन रहा। यानी जो सबसे छोटी संख्या होगी x की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं 29। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 116 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे तो ये हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 29। 29 क्या होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। लैंग्वेज समझनी थी, लैंग्वेज पकड़नी थी। अगर लैंग्वेज को समझ के हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है। ये बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है पावर्स का क्वेश्चन है, अलजेब्रा का भी बोल सकते हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन का भी बोल सकते हैं। इसको ये बहुत ही वैल्यूज देख के आप डर ही गए होंगे क्वेश्चन में, और मुझे लगता है कई बच्चे तो इसे एग्जाम में स्किप भी कर देंगे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यूज देख के हमें बिल्कुल भी नहीं डरना। ये क्वेश्चन बिना पेन के सॉल्व हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी देखिए समझते हैं कैसे होगा। देखिए इस टर्म को मुझे देखने के बाद पता चल रहा है और इस टर्म को मुझे देखने के बाद पता चल रहा है बीच में माइनस का निशान है कि ये a क्यूब है और ये माइनस b क्यूब है। ये a अगर 6 7 मान लूं मैं तो इसका स्क्वायर ये 4 4 8 9 होगा। यानी ये स्क्वायर और ये एक वैल्यू तो ऐड करूंगा तो 3 हो जाएगा। यानी a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, माइनस में बीच का है। और इसको देखने के बाद मुझे पता चल रहा है ये वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये a स्क्वायर है, यहां से मैं 0.67 कॉमन लूंगा तो यहां से a स्क्वायर आ जाएगा और a भी बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 307 है, ये भी 307 है, वैल्यूज बिल्कुल सेम है लेकिन पॉइंट का खेल है बस सारा। तो यानी जो भी वैल्यूज आएगी वो पूरी पूरी कटेगी लेकिन जीरोस का खेल आएगा इसमें। इस वैल्यू में जो आएगा जीरो का खेल आएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। तो यानी अगर a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां लिखा हुआ है तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं और ये मेरा इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ऊपर वाली टर्म मेरी ये लिखी हुई है और नीचे वाली टर्म मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है। तो मैं इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी से ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी काट दूंगा तो यहाँ क्या बचा मेरा सिर्फ a माइनस बी। a माइनस बी यानी a मेरा 6 7 है और b मेरा 0.1 है। माइनस करूंगा तो मेरा कितना बचेगा 0.57। यहां से तो वैल्यू बची मेरी 0.57। अब चलते हैं मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा हुआ है। अब इस टर्म को देखते हैं। देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है तो सबसे बड़ी वैल्यूज जो पॉइंट में आएगी मैं उसको ही कंसीडर करता हूं, छोटी वाली को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जब आप एलसीएम लेते हैं 1/10 प्लस 1/100 करते हैं तो बटे में जब एलसीएम लेंगे अपॉन में तो एलसीएम लेंगे तो बटे में क्या आएगा बड़ी वाली वैल्यू आएगी यानी 100 आ जाएगी। तो मैं इस 10 को कंसीडर नहीं करूंगा। ऐसे ही यहां अगर 100 है बटे में और यहां 4 टाइम्स 0 है तो मैं 4 टाइम्स 0 को लूंगा ना कि इन दो 0 को लूंगा। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कैसे होगा। यहाँ 4 वैल्यू के बाद पॉइंट है यानी 4 जीरो आएंगी, उसका स्क्वायर है तो 8 जीरो हो जाएंगी, लेकिन इसकी 8 जीरो बटे में आएंगी यानी इसकी जो 10 की पावर होगी 8 वो बटे में आएगी। इसकी यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसका यहाँ 5 डिजिट के बाद पॉइंट है। 5 डिजिट मतलब 10 की पावर 5 का भी स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 10 की पावर 10। इसकी वैल्यू है ये पलट के जाएगी ऊपर चली जाएगी यानी यहाँ आएगी 10 की पावर 10, ये बचेगा अल्टीमेटली। और ये जो 307 और 193 को ऐड करेंगे वो आपस में कट जाएगा तो यहाँ 10 की पावर 8 से 10 की पावर 10 काटेंगे तो कितना बचेगा 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100।
अब ये हमारी वैल्यू बची इतनी, यानी 0.57, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 57/10 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई बाई में एक 100 और है, 100 से 100 कट गया, यानी वैल्यू कितनी बची मेरी 57 हमारा आंसर होगा। इतना जो मैंने किया ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं थी, इसको सिर्फ देख के टिक किया जा सकता था। कैसे? 4 जीरो यहाँ है, स्क्वायर है, 8 जीरो बटे में हो जाएगा, 5 जीरो यहाँ है, स्क्वायर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी, यानी 8 से 10 कटेगा 2 बार, यानी ये तो वैल्यू बची हमारी 100 कट पिट के। ठीक है, यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी है, कट जाएगा तो कितना बचेगा? a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी मतलब 0.67 माइनस 0.1 करूंगा तो कितना बचेगा? 0.57। 0.57 है तो बटे में 100 आएगा, और 100 पहले से 100 से 100 कट जाएगा, 57 हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इन जैसे क्वेश्चनों को देख के एग्जाम में बच्चे डर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इन क्वेश्चनों को अगर तरीके से किया जाए, देख के किया जाए, समझ के किया जाए, तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो सकते हैं और हमारा एग्जाम में प्लस टाइम बचाएंगे। तो उम्मीद कर आज मैंने आपको पीजीटी के 10 क्वेश्चन करवाए, देखे होंगे आपने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे हमसे पीजीटी के, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो। धन्यवाद।